हेलो क्लास नाइन्थ के चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और अपने अपने परीक्षा की तैयारी भी काफी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं एक बार और आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के। जैसा कि बताया गया था कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक देख लीजिएगा, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ, फिर से कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर क्वेश्चन है ना, यही सबसे भिड़ने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारे मॉडल पेपर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ठीक है। यही सबसे आप लोगों का ज्यादातर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी मेरे पीछे पीछे सोल्व करते हुए चलिएगा। तो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जुगाड़ करके हम लोग लाते हैं। इस मेहनत के लिए आप लोग पहले तो लाइक कर दे इस वीडियो को, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग पहले से पीछे पीछे सोल्व करते हुए चलिए और देखिए कि 2023 के अगर एग्जाम में आप बैठे होते फाइनल परीक्षा के एग्जाम में तो आपका कितना नंबर आया होता, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ। ठीक है जी, लुई 16वां था, किस देश की गद्दी पर आसीन, किस देश में ये शासन किया था, किस देश में शासन किया था। जर्मनी में किया था, रूस में किया था, फ्रांस में किया था या अमेरिका में किया था। बहुत ही आसान सा सवाल। लुई 16वां का नाम फ्रांस 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 में ही तो लुई 16वां क्या बनता है, राजा बनता है ना। और इसी के ही तो शासन काल में और कब बनता है राजा है, ठीक है, 1774 में बनता है ना। और फिर क्या होता है 1789 में फिर फ्रांस की क्रांति होती है ना। ये जो लुई 16वां था ये अच्छा राजा नहीं होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक तरीके से अयोग्य राजा होता है, योग्य नहीं होता ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या लिखा हुआ कि जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है। कौन सा पुस्तक में किया है, द ट्रीटाइजन ऑफ गवर्नमेंट में, या फिर द स्पिरिट ऑफ द लॉज में, या फिर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर इक्वेलिटी इन लिबर्टी एंड जस्टिस में। तो कौन सा किताब लिखा था भाई, ये जॉन लॉक है वो ना, ये लिखता है द ट्रीटाइजन ऑफ गवर्नमेंट। और इसी में इसने निरंकुश अधिक राजा का जो पहले क्या था, निरंकुश राजा हुआ करता तो लोगों पे जुल्म करने वाला, मनमानी करने वाला, ठीक है। तो उसका आलोचना किया था किसने, जॉन लॉक ने, और ये किताब लिखी थी उनकी आलोचना में, राजाओं की आलोचना में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बताइए फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। फ्रांस की करेंसी यानी जो भी हम लोग अपना मुद्रा को क्या बोलते हैं, रुपया। भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। तो उसमें जो फ्रांस का मुद्रा उसको क्या बोला जाता था, पाउंड बोला जाता था, येन बोला जाता था, डॉलर बोला जाता था, या फिर लिब्रे बोला जाता था। बहुत ही आसान सवाल है ना। अगर आप लोगों ने पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेरा देखा हो, है ना, तो आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। लिब्रे बोला जाता था, ठीक है। ये पाउंड तो भाई ये तो है ना यूके, यूनाइटेड किंगडम का ना, यूके का है वो। उसके अलावा फिर ये जो येन है, ठीक है, येन कहाँ का है, तो ये येन जापान का है, ठीक है। और डॉलर कहाँ का है, तो डॉलर अमेरिका का है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बताइए यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था, ठीक है। कौन सा समूह, इसमें से कौन सा समूह, राष्ट्रवादी समूह, उदारवादी समूह, समाजवादी समूह, या फिर नारीवादी समूह। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि जो वंश आधारित शासकों का अनियंत्रित सत्ता है, अनियंत्रित यानी ऐसा सत्ता जिसपे किसी को नियंत्रण नहीं है, जो मर्जी सो किया जा रहा है, ठीक है। लोगों पे जुल्म कर रहा है, लोगों को लूट रहा है, ठीक है। तो जो मर्जी सो अनियंत्रित सत्ता है, तो ठीक है। तो इसका विरोध कौन सा ग्रुप करता है, जो राष्ट्रवादी लोग थे वो करते थे विरोध, जो उदारवादी थे, जो समाजवादी थे, या जो नारीवादी थे। तो इसका विरोध सबसे ज्यादा जो करते थे ना, ये उदारवादी लोग करते थे। उदारवादी जो ग्रुप है ना ये करते थे। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। उदारवादी लोग चाहते थे कि जो राजा है ना, जो अनियंत्रित राजा है ना, इसको हटा दिया जाए और लोगों द्वारा चुना जाए राजाओं को, ठीक है। राजा कौन चुनेगा, और लोग चुनेगा, और कानून लाया जाए, कानून के इसको राजा को अनियंत्रित शक्ति नहीं दिया जाए। सत्ता मतलब क्या, पावर, अनियंत्रित पावर नहीं दिया जाए, है ना। उसको कानून बना करके कानून के हिसाब से चलाया जाए सब कुछ, ठीक है। तो ये उदारवादी लोग थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रूस में, ठीक है, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान, रूस की बात हो रही है, तो कौन सा जो थीसिस है, लेनिन की थीसिस है ना, जिसको अप्रैल थीसिस के हम लोग नाम से जानते हैं। और उसमें कौन कौन से मांग उसने किया था, किसने, लेनिन ने, ठीक है। युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। तो ये मांग तो किया था लेनिन ने, बिल्कुल किया था ना। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, आप लोगों ने अगर देखा हो पहले, है ना। उसके बाद क्या है, सारी जमीन किसानों के हवाले किए जाए, बिल्कुल ये भी, ठीक है। उसके अलावा क्या है,
बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये भी इसने मांग किया था लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस में। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी, है ना। चौथा उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी। और आप लोगों को बताया गया था भाई इनमें से सभी अगर जहां जहां दिखने को मिलेगा तो 90% चांसेस है को यही उत्तर होगा, है ना। तो इनमें से सभी बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए बताइए इसका, यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी, ठीक है। कौन सा व्यक्ति था जिसका यह मानना था कि ये जो पूंजीपति लोगों के साथ, अमीर अमीर जो लोग हैं ना, इसके साथ अभी जो संघर्ष किया जा रहा है, इस संघर्ष में जीत किसकी होगी, मजदूरों की होगी, है ना। गरीब लोग जो है उसकी जीत होगी। किसका मानना था ये, जो गिसेपे मेजिनी का मानना था, रॉबर्ट ओवेन का मानना था, लुई प्लांक का मानना था, या फिर कार्ल मार्क्स का मानना था। ऐसा सा नाम है ना कि जुबान पलटाता नहीं है ना ठीक से। चलिए देखिए यहाँ पे, तो किसका मानना था, कार्ल मार्क्स, चौथा बिल्कुल करेक्ट है, कार्ल मार्क्स है ना। ये चाहता है भाई हमारा जो समाज हो क्या, समाजवाद हो, जहाँ पे हर किसी को अच्छे से जो संसाधन है ना अच्छे से बराबर भागों में बांट दिया जाए। ऐसा ना हो कि पूंजीपति लोग सारा संसाधन हड़प के रख ले और जो मजदूर लोग है वो सिर्फ मजदूरी ही करते रह जाए और क्या बोलते हैं इस पर शोषण किया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं चाहता था कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स इसलिए मजदूरों के साथ में थे और संघर्ष करने के लिए बोलते थे पूंजीपतियों के खिलाफ, है ना। चलिए, और उनका यह मानना था कि संघर्ष में कौन जीतेगा, भैया मजदूर ही जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था, ठीक है। कौन सा था, देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, आप लोग ऐसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो वहां पे दो शक्तियों के बीच लड़ाई हुआ था। किसके बीच, एक मित्र शक्तियां था और एक केंद्रीय शक्तियां था, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है केंद्रीय शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था, ठीक है। दूसरा जो शक्तियां था कौन सा था, केंद्रीय शक्तियां, ठीक है। तो केंद्रीय शक्तियां में और मित्र शक्तियों में क्या था, लड़ाई था, ठीक है। तो मित्र शक्तियों में कौन सा नहीं था, सबसे पहले वो देखते हैं, क्या जर्मनी नहीं था, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस नहीं था। तो सही उत्तर क्या होगा, जर्मनी नहीं था, किसमें, मित्र शक्तियों में नहीं था। जर्मनी किसमें था, जर्मनी था केंद्रीय शक्तियों में। जर्मनी के साथ साथ केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन था, इसके अलावा हंगरी, है ना, ऑस्ट्रिया, ऐसे देश भी किसमें थे, केंद्रीय शक्तियों में शामिल थे। और मित्र शक्तियों में यहाँ जो बाकी जो है ना, यहाँ पे जो इंग्लैंड है, रूस है और फ्रांस है, ये सब मित्र शक्तियों में थे। इसके अलावा यूएसए यानी कि अमेरिका जो है, ये भी किसमें था, मित्र शक्तियों में था। तो इन दोनों के बीच लड़ाई हो रहा था, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हिटलर ने, ठीक है, जर्मनी का राजा था ये हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, फांसीवाद कहते हैं, नात्सीवाद कहते हैं, या फिर साम्यवाद कहते हैं। तो हिटलर ने ना नात्सीवाद को जन्म दिया था, ठीक है, यानी कि जो नस्ल के आधार पर भेदभाव करे, ठीक है, तो उसको जन्म दिया था एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नस्लवाद कहने का मतलब ये है ना, अलग अलग नस्ल के लोगों के साथ भेदभाव करना, ठीक है, इधर से कोई उधर गया तो उसके साथ भेदभाव करना, या फिर जो उस समय यहूदी लोग थे ना उससे नफरत करना, ठीक है, इस तरीके की चीजें। जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे ठीक है, तो जावा की बात हो रही है, तो किस समुदाय के लोग कुशल क्या थे, लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे। संथाल थे, है ना, कलांग थे, डच थे, या फिर सामिन थे। तो सही उत्तर क्या है, उत्तर दूसरा ऑप्शन, ठीक है, उत्तर बी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, कई बार ABCD लिखा रहता है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यानी कलांग जो समुदाय के लोग जो थे ना, ये क्या थे, बहुत अच्छे लकड़हारे भी थे और घुमंतू किसान भी थे, जो घूम घूम कर किसानी करते हैं। और लकड़हारा जो लकड़ी का सामान वगैरह बनाता है, इसको लकड़हारा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई, ठीक है। ध्यान रहे, ये वन अधिनियम जब आया था, अंग्रेजों द्वारा जब लाया गया था, तो गांव वाले जो पहले क्या थे, जंगल वंगल से सामान वगैरह लाते थे, लकड़ी वगैरह काट के, या फिर फल वगैरह ला करके लाते थे ना, पशुओं को चराने जाते थे, ठीक है। तो घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, है ना, कंद मूल फल इकट्ठा करना, कहां से, जंगलों से। तो इनमें से सभी उनमें से सभी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, जब ये वन अधिनियम लाया गया था तो ये सब क्या बन गया, गैर कानूनी बन गया था ना, गैर कानूनी गतिविधि बन गया था ये सब, ठीक है। तो इनमें से सभी है, ऐसे भी इनमें से सभी है, तो इनमें से सभी जब आएगा तो ज्यादा चांसेस है कि वही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
है ना। अगर आप लोगों का सही उत्तर हो रहा है और आप लोगों को थोड़ा लग रहा है कि हाँ भाई आसान आसान है और भी वीडियो आना चाहिए, तो अब क्या है, और भी आपको क्या करना, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास, है ना, ताकि वो भी पास हो सके ना। ऐसा तो नहीं कि खाली आप ही को पास होना है। चलिए, भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? क्या थे वो? कृषक थे, जमींदार थे, चारवाहे थे, मजदूर थे। तो क्या थे? चारवाहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसका उत्तर कीजिए फटाफट से। औपनिवेशिक सरकार ने, औपनिवेशिक सरकार कहने का मतलब जो अंग्रेजी सरकार है ना, उसको औपनिवेशिक सरकार बोला जाता है। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? ठीक है, अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया था। इसके तहत ना बहुत सारे जो जनजाति के जो लोग थे, ना, बहुत सारे जो क्या बोलते हैं ना, जंगलों में रहने वाले एक तरीके आदिवासी जो लोग थे, उसको ना अपराधी घोषित कर दिया था। तो ये कब पारित किया गया था अंग्रेजों द्वारा? सबसे खराब कानूनों में से एक था ये। ठीक है, तो कब पारित किया गया था इसे? 1871 में, 1881 में, 1891 में या फिर 1899 में? तो उसको पारित किया गया था 1871 में। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है? कौन सी रेखा जो भारत को 2 भागों में बांट देती है? ठीक है, क्या वो अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा है, विष्णुवत रेखा है या फिर देशांतर रेखा है? उत्तर क्या होगा? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा क्या करती है? भारत के 2 हिस्सों में बांट देती है। आप सबको पता है ना कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ होते हुए और झारखंड होते हुए कहां जाती है? ठीक है, ये हो गया ना। जी हाँ, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और कर्क रेखा क्या करती है? 2 भागों में बांट देती है। चलिए इस क्वेश्चन को उत्तर करते हैं। और कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, बताइए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? किस देश को छूती हैं ये बताइए। क्या नेपाल को छूती है, चीन को छूती है, भूटान को छूती है, म्यांमार को? आप लोगों को मैप अच्छे से देख, आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो मैप को आप लोग को अच्छे से देख लेना है। अगल बगल में कौन कौन से देश आते हैं, कौन बॉर्डर उसका किस 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 राज्य से शेयर हो रहा है ना, तो इसे आप लोग को देख लेना है। तो कौन सा है भाई? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से ये नेपाल है। ठीक है, नेपाल जो है, नेपाल के अगल बगल में देखेंगे तो ये सब राज्य आप लोग को देखने को मिलेगा। इससे सीमा लगती है, नेपाल से इन लोग की सीमा लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीस्ता, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में तीस्ता तथा दिहांग निम्न में से किनके नाम है जो असम हिमालय का सीमांकन करती है? ठीक है, किसका नाम है? जो ये जो तीस्ता और दिहांग है, ये किसका नाम है? ये आपको सीधा बताना है ये किसका नाम है। और ये क्या करती है? असम हिमालय का सीमांकन करती है। ठीक है, यानी कि भागों में बांटती है, अलग अलग भागों, यानी कि सीमा बनाती है एक तरीके से। तो ये क्या, ये तीस्ता और दिहांग क्या है? राज्य है, पर्वत है, नदियां है या फिर पठारी भाग है? आखिर किसका नाम है ये? तो ये किसका नाम है? ये नदियों का नाम है ये ना। ये है सो इसका सीमांकन करती है किसका? असम। ठीक है, इन दोनों नदियों को बीच का जो हिस्सा है उसको असम हिमालय के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन 3 क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? ठीक है, धौलाधर को या फिर पीर पंजाल को, ठीक है, महाभारत को, ठीक है, शिवालिक को? किसको मानी जाती है? किसका? हिमालय श्रृंखला की सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे माना जाती है? ये तो किसे मानी जाती है? पीर पंजाल को। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारत का कौन सा, ठीक है, भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? ठीक है, जल विभाजक पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ठीक से दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। कौन है वो? हरियाणा अंबाला है ना, पश्चिम बंगाल और हुगली है ना, और उत्तराखंड और हरिद्वार है, मध्य प्रदेश और अमरकंटक है। तो सही उत्तर क्या है? हरियाणा और अंबाला। ठीक है, हरियाणा, अंबाला कहाँ पे? हरियाणा में ही है। ठीक है, तो यहां से क्या होता है ना, जो सिंधु नदी है और गंगा नदी क्या है? अलग अलग बहने लगती है, मतलब अलग अलग बहती है। ठीक है, तो यही ऑप्शन है क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, गंगा नदी तो एक तो है ही उत्तर भारत में, लेकिन दक्षिण भारत की अगर बात करें हम लोग, है ना, इसको दक्षिण भारत, साउथ इंडिया जिसको बोलते हैं, तो दक्षिण गंगा के नाम से कौन सा नदी जाना जाता है? क्या नर्मदा नदी है, तापी नदी है, महानदी या फिर गोदावरी नदी? सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 4 गोदावरी नदी। ये नदी काफी बड़ा है ना, विशाल है, इसी की वजह से इसको, है ना, दक्षिण गंगा यानी दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। महानदी, ठीक है, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये नदियां अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती? भूकंप का? बिल्कुल, नदियां भूकंप का निर्माण तो बिल्कुल नहीं करेगी। क्या डेल्टा का? ज्वालामुखी का तो भी बिल्कुल नहीं करेगी। पठार का? ये भी बिल्कुल नहीं करेगी। तो एक ही ऑप्शन यानी डेल्टा का। नदियां डेल्टा के तो निर्माण करेगी ना, अपने मुहाने पे तीन क्या बोलते हैं, एक तरीके से त्रिभुज के आकार का ये निर्माण करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बताइए, वन किस प्रकार का संसाधन है ना? वन जो है, जंगल, वो किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित है? क्या उसको मानव ने बनाया है? ठीक है, अजैव है? क्या वो नवीकरणीय है? या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा, ज्यादातर में इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, 99%। ठीक है, तो और अजैव भी बिल्कुल नहीं है और ना ही मानव निर्मित है। तो क्या है? नवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग पुनः यूज कर सकते हैं, जो जिसका भंडार बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, धरती पर, उसको क्या होता है? नवीकरणीय होता है। तो बिल्कुल वन क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। आगे बढ़ते हम लोग। बताइए, वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहा है? लेकिन जो वन क्षेत्र है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है, समाज क्या बोलते हैं, हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। तो किन कारणों से आखिर ये जंगल कम हो रहे हैं? उद्योगों के विकास के होने के कारण, शहरीकरण की परियोजनाएं लागू होने के कारण, कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग होने के कारण, या इनमें से सभी? तो उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। उद्योगों के विकास के वजह से भी क्या हो रहा है? जंगल कम पड़ रहे हैं। उसके अलावा शहरीकरण हो रहा है, धीरे धीरे शहर बड़े होते जा रहे हैं, जंगल छोटे होते जा रहे हैं, कृषि के लिए मांग बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या को खाना भी तो चाहिए, तो खाना चाहिए तो कृषि करना पड़ेगा, और कृषि खेती के लिए फिर जंगल को काट करके उसको खेत बनाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है? जंगल कम होते जा रहे हैं, वन कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न में से कौन सा कारण, ठीक है, निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कौन सा है भाई? पश्चिमी निक्षोभ है, या फिर चक्रवर्तीय अवदाब है, या फिर मानसून की वापसी है, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून है? तो इसका सही उत्तर होगा भाई पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ जो है ये है, ये एक तरीके का चक्रवात है जो आती है और फिर ये है ना उत्तर पश्चिमी भागों में क्या करती है? ठंड के मौसम में भी बारिश वहां पे करवाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या एक नीति आती है कब? सन 2000 ईस्वी में आती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। क्या ये होता है? बिल्कुल होता है। शिशु मृत्यु दर को कम करना, बिल्कुल होता है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है आप लोगों को पता है? शिशु मृत्यु दर यानी कि प्रति 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उसमें से कितने बच्चे मर जा रहे हैं। ठीक है, अगर शिशु मृत्यु दर अधिक होगा तो यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है उस देश में, मतलब वो देश अच्छा नहीं है ना, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा अच्छा नहीं, इसलिए तो ज्यादा बच्चे मर जा रहे हैं ना। तो ये शिशु मृत्यु दर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो शिशु मृत्यु दर को कम करना भी इसका उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा क्या है? टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, जैसे कि हम लोग को लगता है ना पोलियो का टीका वगैरह जो लगता है। तो इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चलिए आप लोग बताइए कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है? सही हो रहा है कि नहीं सभी? है ना, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत सारा क्वेश्चन आसान है। ठीक है, चलिए किसी किसी साल डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि इससे पहले वाला जो 2024 वाला क्वेश्चन था थोड़ा डिफिकल्ट जरूर था वो, लेकिन ये आप लोग के इस बार भी थोड़ा आसानी क्वेश्चन रहेगा, है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछ देगा। लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी? लोकतंत्र के लिए इनमें से क्या जरूरी सो बताना है। एक दलीय प्रणाली होना जरूरी है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना, अनियमित चुनाव होना, या प्रेस पर सरकारी नियंत्रण होना। तो इसके लिए
क्या जरूरी है? तो लोकतंत्र के लिए ना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक दलीय प्रणाली बिल्कुल नहीं, एक दलीय प्रणाली तो लोकतंत्र के अपोजिट है ना। अनियमित चुनाव तो लोकतंत्र के पूरा विपरीत है, ठीक है। प्रेस पर सरकारी नियंत्रण, ये भी क्या लोकतंत्र का विपरीत है, यानी कि ऑप्शन बी जो है, यानी दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय जनवर्ता, है ना, पार्लियामेंट, कांग्रेस या फिर ड्यूमा, ठीक है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, यहाँ शॉर्टकट में कांग्रेस लिख दिया गया है, ठीक है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन का संसद को कहते हैं। भारत वाला कांग्रेस नहीं समझ लीजिएगा आप लोग, है ना, कांग्रेस पार्टी। भारत वाला को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। यहां पर भी सब शॉर्टकट में कांग्रेस बोलता है, लेकिन उसका भी पूरा नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? जो दक्षिण अफ्रीका जो है वहां पर गोरों की सरकार थी, यानी अंग्रेजों का सरकार था, अंग्रेजों ने वहां पर कब्जा करके रखा हुआ था। तो उसने, है ना, इन गोरों ने क्या किया था? नेल्सन मंडेला पर केस दर्ज किया था, एक तरीके से मुकदमा चलाया था। तो किस लिए मुकदमा? देशद्रोह के आरोप में चलाया था, नैतिकता के विरुद्ध, भ्रष्टाचार या वित्तीय मामलों के विरुद्ध? तो उसका देशद्रोह के आरोप में चलाया था। क्यों चलाया था? तो नेल्सन मंडेला जो है ना, ये अंग्रेजों के खिलाफ थे एक तरीके से। अंग्रेज वहां पे ऐसो गोरा और क्या बोलते हैं, गोरा और काले में क्या करते थे? भेदभाव करती थी एक तरीके से, तो उसके खिलाफ थी ये, ठीक है। इस तरह का जो नीति है, खराब नीति अंग्रेजों का, उसके ये विरोध करती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया? इस पर देशद्रोह का आरोप लगा करके मुकदमा चलाया था, है ना। अभी भी भारत में कुछ ऐसा ही होता है ना कभी कभी, कि भाई जो सरकार के खिलाफ जाता है, सरकार उसको फंसा देती है कभी कभी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। भाई ये क्या हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं ना। चलिए बताइए हम लोग, बताइए कि 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया? ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना। तो बताइए किसने किया रंग भेद के खिलाफ? रंग भेद यानी कि वहां पे भेदभाव होता था रंगों के आधार पर, ठीक है। तो जो गोरे लोग होते थे उसको ज्यादा तवज्जो दिया जाता था, बाकी लोगों को नहीं दिया जाता था। तो किसने इसके खिलाफ संघर्ष किया था? आश्वेत लोग, यानी कि जो गोरे नहीं थे उसको आश्वेत बोलते हैं। आश्वेत लोग, रंगीन चमड़ी वाले लोग, रंगीन चमड़ी वाले मतलब अलग कलर का भी होता है ना, अलग अलग देश में अलग अलग कलर थोड़ा होता है, थोड़ा सांवले कलर के लोग होते हैं, ठीक है, थोड़ा मतलब अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। तो रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोग, जो भारत के लोग हैं, उन लोगों ने तो बिल्कुल करेक्ट, सभी ने किया था, इनमें से सभी। चौथा नंबर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से सभी लोगों ने क्या किया था? इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ क्या किया था? संघर्ष किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर देते हैं, पता चला आप लोग को नजर ना है। चलिए बताइए, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेवारी किस संस्था पर होती है? भारत में जो चुनाव होता है, हर 5-5 साल में चुनाव होता है, तो ये चुनाव कौन करवाता है? चुनाव करवाने की जिम्मेवारी किसके पास है? योजना आयोग के पास है, वित्त आयोग के पास है, निर्वाचन आयोग के पास है, मानवाधिकार आयोग के पास है? तो ये निर्वाचन आयोग के पास है, वही तो निर्वाचन करवाते हैं ना। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में भी देखते हुए जाइएगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन कहते हैं किसको? निर्वाचन आयोग को, ठीक है। वित्त आयोग तो पैसे से रिलेटेड काम करती है, योजना आयोग योजना बनाती है, मानवाधिकार यानी कि हर इंसान को अधिकार मिलता है ना, उससे रिलेटेड वो काम करती है। निर्वाचन आयोग क्या करती है? चुनाव करवाती है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। और ये सब किसका क्वेश्चन है? ये सब सिविक्स का क्वेश्चन है ना, सिविक्स का क्वेश्चन है। चलिए, निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है जो औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? कौन? क्या वो राष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश है, प्रधानमंत्री है, विदेश मंत्री है? सबसे बड़ा अधिकारी भी औपचारिक रूप से माना जाता है, वो कौन है? राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ किताबों में ना, कानून की किताबों में, लेकिन असली जो ताकत तो भाई प्रधानमंत्री के पास होती है। भले ये इसको उच्च अधिकारी मान लिया जाता है, लेकिन असली ताकत किसके पास होती है? प्रधानमंत्री की, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत में, ठीक है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, संसद कहा जाता है, राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, या फिर इनमें से सभी कहा जाता है? यहाँ पर भी इनमें से सभी दिख रहा है, क्या ये होगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ बोल रहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधि। हम लोग किसको चुनते हैं? हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को तो नहीं चुनते हैं, हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, फिर वो लोग जाते हैं वहां प्रधानमंत्री चुनते हैं।
तो ठीक है, तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि है इसका जो राष्ट्रीय सभा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सांसद बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। बताइए कि निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों है ना, निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो कौन है जनप्रतिनिधि, यानी कि जिन लोगों को हम लोगों ने चुन करके भेजा है। ठीक है, तो वो उसको हम तो उसकी जो सभा है उसको क्या बोलते हैं ना। ठीक है, तो बोल रहा है कि निम्न में से कौन जनप्रतिनिधि की ऐसी सभा है, ठीक है, जिसके पास ये सब अधिकार है। कौन कौन सा अधिकार, कानून बनाने, कर बढ़ाने या फिर बजट वगैरह बनाने, इस सबका विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या फिर स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के पास तो पावर है ही नहीं। अब यहाँ पे बचा ये तीन। ठीक है, इसके बाद मतलब बहुत ही कम पावर है, इसको तो ये तो बस ऐसा ही दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। इसके पास है कानून बनाने का पावर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कानून बनाने का पावर, तो विधायिका को हम लोग टिक कर देंगे, यानी कि विधायक ऑप्शन बी, यानी सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कार्यपालिका क्या करती है, ये जो कानून बनाएगा ना उसको ये लागू करेगी। ठीक है, और जब कानून बन जाएगा, लागू हो जाएगा, तो ये न्यायपालिका कानून का क्या करती है, व्याख्या करती है। ठीक है, कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको सजा भी कौन देगी, न्यायपालिका ही देगी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, विधायिका होगा। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ठीक है, लोकतंत्र में, ठीक है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त रहते हैं। कौन सा अधिकार प्राप्त है किसमें, लोकतंत्र में। हर एक नागरिक को लोकतंत्र में अधिकार मिलता है। कौन सा अधिकार, अपने मत का प्रयोग करना, यानी कि उसको वोटिंग का अधिकार मिलता है ना, अपना मत डालने का अधिकार मिलता है, बिल्कुल मिलता है। चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना, है ना, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना, यानी वो चुनाव भी लड़ सकता है। कौन, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति जो एलिजिबल है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, चुनाव भी लड़ सकता है। अपने विचारों को व्यक्त करना, आपके पास जो विचार है उसको व्यक्त कर सकता है ना। डरना, मतलब डर का माहौल नहीं होना चाहिए कि आप अपने विचार वो जो है आप शेयर कर सकते हैं लोगों तक। ठीक है, तो उसमें ये भी लोकतंत्र में होता है। तो इनमें से सभी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। वोट देने के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है। जो वोट देने का अधिकार है वो किस तरह का अधिकार है, वो क्या वो सामाजिक अधिकार है, सांस्कृतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है या फिर सार्वजनिक अधिकार है। तो ये एक राजनीतिक अधिकार है। वोट डालने का काम जो अधिकार मिलता है वो राजनीतिक अधिकार है ना, ये राजनीति से रिलेटेड रहता है, तो राजनीतिक अधिकार इसको बोलते हैं। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। बताइए, पालमपुर से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आता है, तो इसलिए पालमपुर के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं। ठीक है, किसी एक जाति की बात नहीं कर रहे, विभिन्न जाति, सभी जाति के मिला करके। क्या वो 450 है, 250 है, 350 है या फिर 150। तो सही क्या होगा, 450। टोटल 450 परिवार पालमपुर में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। बताइए, निम्न में से उत्पादन के लिए, ठीक है, निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीजों का होना जरूरी माना जाता है। किसके लिए, भूमि का होना जरूरी है। उत्पादन, किसी भी चीज का उत्पादन करना तो भूमि का होना जरूरी है, तो बोलेंगे बिल्कुल जरूरी है। श्रम यानी मजदूरों का होना जरूरी है ना, श्रम, उसमें श्रम नहीं लगाएंगे, श्रमिक नहीं होंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है। भौतिक व मानवीय पूंजी, मानवीय पूंजी यानी कि आपका बुद्धि, दिमाग वगैरह। ठीक है, भौतिक पूंजी, औजार वगैरह, मशीन वगैरह है ना, तो ये सब होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से सभी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनते रहें और आप लोग परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी या परछनी बेरोजगारी। ध्यान रहे, शहरी क्षेत्रों की बात हो रही है तो यहाँ पे शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी होता क्या है, तो यानी जो पढ़ लिख लिया है, डिग्री ले लिया है, अल्लाह फल्ला डिग्री, बहुत सारा डिग्री ले लिया है, लेकिन वो काम धाम नहीं कर रहा है, बेरोजगार पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग शिक्षित बेरोजगारी बोलते हैं और ये शहरों में अक्सर अच्छा खासा पाया जाता है। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी क्या होता है कि साल भर काम मिलता है लेकिन किसी एक मौसम में उसको काम नहीं मिला, तो मौसमी बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी मतलब वो काम करना ही नहीं चाहता, ऐसे ही बेगारी बैठे रहना चाहता है, ऐच्छिक बेरोजगारी। परछन्न बेरोजगारी क्या होता है, वो काम कर रहा है ना, लेकिन उसका काम का कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, यानी काम ना भी करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छिपी हुई बेरोजगारी इसको बोलते हैं एक तरीके से, यानी दिखेगा तो काम कर रहा है लेकिन क्या है, वो वहां पे एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, उसको हम लोग परछन्न बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
37 की तरफ, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे? पता है, इतना आसान सवाल। हरित क्रांति का संबंध किससे होना चाहिए? कृषि उत्पादन से होना चाहिए, दूध उत्पादन से होना चाहिए, मत्स्य पालन से, मधुमक्खी पालन से? किससे? कृषि से, है ना। कृषि उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध। दूध उत्पादन यानी कि श्वेत क्रांति जो हुआ था वो। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है ना? भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण, निर्धनता यानी कि गरीब है भारत में गरीब, बहुत सारे गरीब लोग हैं। तो इस निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? भूमिहीनता, जी बिल्कुल, भूमि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है तो भूमिहीनता है। बेरोजगारी, बिल्कुल बेरोजगारी तो बढ़ चढ़ के है, तो बेरोजगारी भी क्या है? निर्धनता का कारण है। अशिक्षा, बिल्कुल अशिक्षा भी अच्छा खासा। तो इनमें से सभी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। पता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है? कितना दिनों का? 50 दिन का गारंटी देता है, 200 दिन का, 100 दिन का, या फिर 250 दिन का देता है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3 यानी कि 100 दिन का गारंटी देता है। कौन? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग मनरेगा भी बोलते हैं। ठीक है, ये कब आया था? ये 2005 में आया था। ठीक है, 2005 में आया था। इसने ये गांव के लिए आया था। इसका नाम है क्या? ग्रामीण रोजगार, मतलब गांव के लोगों के लिए आया था कि 100, बोला गया था कि 100 दिनों को तो आपको हम गारंटी क्या करेंगे? रोजगार तो देंगे ही देंगे, अगर नहीं दे पाए तो बैठा करके आपको मजदूरी देंगे ना, बेरोजगारी भत्ता देंगे, ऐसा कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बफर स्टॉक योजना यानी जो सरकार खाना रखती है ना, भंडार में रखती है अपना, मतलब खाना पीना जो है चीजें, है ना। तो बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों का समर्थन करना, भोजन की कमी की समस्या को हल करना, लाभ कमाने के लिए अनाजों का भंडारण करना, है ना, बिचौलियों को प्रोत्साहन देना। उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी ऑप्शन दूसरा। ठीक है, भोजन की कमी की समस्या को हल करना, ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, बफर स्टॉक योजना का। यानी इसमें सरकार है सो क्या करती है? अनाजों को रख लेती है जमा करके, अब जब जरूरत पड़ती है ना, भोजन की कमी पड़ती है या फिर गरीब लोगों को अभी देती है सरकार, और सभी लोगों को राशन मिलता है ना, तो ये इसी योजना के तहत है ना। चलिए, तो ये भोजन की कमी की समस्या को हल करने के लिए ही ये बफर स्टॉक योजना है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है। चलिए, ये हो गया, 40 क्वेश्चन हो गया। अब बताइए आप लोग कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है? फटाफट उत्तर कीजिए। देखिए इसने क्या किया है? गलत उत्तर किया है। ठीक है, आप लोगों को गलत उत्तर नहीं करना है, इसलिए तो आप लोगों ने मिशन 2 को क्या किया है? सब्सक्राइब किया हुआ है। नहीं किया तो अभी भी कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आप तक जैसे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और एक भी वीडियो को आप मिस ना कर दें। ठीक है, एक भी वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के भिड़ने वाले हैं, तो इसलिए हर वीडियो को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं मिलता हूं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।